नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लोग केवल अपने नाम यानी प्रचलित नाम के आधार पर अपनी राशि का निर्धारण कर लेते हैं और उसी के अनुसार जेमस्टोन यानी कि रत्न वो पहनने लगते हैं। मैं आपको बता दूं, रत्न जो है वो बड़ा सटीकता से प्रहार करते हैं, चाहे वो फिर सकारात्मक प्रहार हो या नकारात्मक। यानी वो आपको सूट करेंगे तो बहुत सटीक सूट कर जाएंगे, और अगर आपको नुकसान देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकते हैं। तो अपने शरीर और अपने मन के साथ बिना किसी ठोस कारण के आप रत्न पहनने का रिस्क ना उठाएं। हाँ, यदि संभव हो, अगर आपको लगता है कि कोई ग्रह पीड़ादायक है, किसी ग्रह से आप परेशान, अगर आपको लग रहा है, तो आप उस ग्रह के इष्ट का ध्यान करें, उनकी पूजा अर्चना करें, उनके वैदिक मंत्रों का जाप करें। या फिर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कि आप किस ग्रह से पीड़ित हैं, फिर भी आपको समस्याएं बार बार आ रही हैं, आपके पास कोई कुंडली नहीं है, तो एक साधारण सी एक सामान्य सी बात बताता हूं, अगर इस पर आप अमल कर लेंगे तो आप उस ग्रह से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपको सपने में बार बार किसी विशेष प्रकार की कोई परेशानी या फिर कोई पीड़ा बार बार आपके सपने में आ रही है, या फिर कोई खास व्यक्ति आपके सपने में बार बार आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपके दैनिक जीवन में किसी एक विशेष प्रकार की समस्याओं का सामना बार बार करना पड़ रहा है, तो जिस प्रकार की समस्या है उस प्रकार के ग्रह का आपको उपाय करना है, यह निश्चित कर लीजिए। अब उस ग्रह का उपाय कैसे करना है? आपको मन में जो भी आस्था हो जिस भी इष्ट के प्रति, सबसे पहले उस इष्ट का नित्य प्रति जाप करना प्रारंभ कर दें। जिनमें भी आपकी आस्था है, जिनको आपको लगता है कि आप इनका नाम लेते हैं तो आपके काम बन सकते हैं, आपको लगता है कि इनका नाम लेने से आपको राहत सुकून मिलता है, उनका नाम आप लेना शुरू कर दें। दूसरा, जब आप ये फाइंड आउट कर लें कि किस कैटेगरी की प्रॉब्लम आ रही है और उस कैटेगरी को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जिस खास प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही है और उस खास प्रकार की समस्या को कौन सा ग्रह संबंधित रह रहा है, तो उस ग्रह से संबंधित बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और जो समय बताया गया हो, जैसे कि शनि का जाप रात में, राहु का जाप रात में, बृहस्पति का जाप सुबह, शुक्र का जाप सुबह, तो इस प्रकार जो उस ग्रह से संबंधित जो काल है उस काल में, उस समयावधि में आप जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। आपके जीवन में आने वाली जो परेशानी है वह छूमंतर हो जाएगी। लेकिन रत्न बिना किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह के मत पहनिए, ये अपने आप खिलवाड़ है और रत्न का प्रभाव बड़े लंबे समय के बाद दिखता है। बहुत से मामलों में मैंने देखा है कि शनि का रत्न नीलम लोगों ने धारण कर लिया, कारक और अकारक की स्थिति को जाने बगैर। तो शनि ने जब पहले अपने कारकत्व का यानी कि शुभता का जब प्रभाव दिया तो वो व्यक्ति काफी ऊंचाइयों को छुए, धन संपदा ऐश्वर्य सब कुछ उनको मिला। लेकिन जब उसने अपने आकारक का फल देना शुरू किया, यानी कि 6, 8 और 12वें भाव का फल देना उसने शुरू कर दिया, तो फिर उस व्यक्ति को आज तक गठिया यानी वात से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी वो जातक इसी समस्या से जूझ रहा है। जितनी भी भौतिक संपत्ति, संपदा और ऐश्वर्य जितना कुछ था वो अभी भी उनके पास तो है, लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। गलती क्या थी कि उन्होंने गलत तरीके से नीलम को धारण कर लिया। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपको आपकी जन्म की तिथि, समय और स्थान नहीं पता, आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, आपको आपकी राशि नहीं पता है, तो जेमस्टोन पहनने का रिस्क मत लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और बहुत से लोगों के मन में उत्सुकता होती है और बहुत से लोग इस प्रकार की समस्या से पीड़ित होते तो भी मेरे पास आते हैं, विवाह से संबंधित समस्या कि विवाह होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस दिशा में हम प्रयास करें। तो उसी क्रम में आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मुझे विश्वास है कि कार्यक्रम आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है तो कार्यक्रम को देखने के बाद आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारे कार्यक्रम को प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि किस ग्रह की क्या दिशा है। मतलब प्रत्येक ग्रह को एक दिशा प्राप्त है और उस दिशा से ही हम आकलन करते हैं कि कौन सी दिशा में विवाह करना श्रेयस्कर रहेगा, उत्तम रहेगा, और विवाह होने की उस दिशा में अधिक संभावना है। देखिए, सूर्य ग्रह को पूर्व दिशा मिली हुई है, चंद्रमा ग्रह को वायव्य यानी कि उत्तर और पश्चिम की दिशा मिली हुई है, मंगल ग्रह को दक्षिण की दिशा मिली हुई है, बुध ग्रह को उत्तर की दिशा मिली हुई है। आप चाहे तो ये नोट कर सकते हैं, बहुत काम आने वाला है यह वीडियो आपकी। गुरु ग्रह ईशान कोण शुभ दिशा यानी कि पूर्व और उत्तर की दिशा, शुक्र ग्रह यानी कि दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण,
शनि को पश्चिम की दिशा का आधिपत्य प्राप्त है, राहु और केतु को दक्षिण और पश्चिम की दिशा यानी कि नैऋत्य की दिशा। तो यह मैंने बताया आपको कि कौन से ग्रह की क्या दिशा है। अब आप जान लीजिए कि राशियों की क्या दिशा है। राशियों और ग्रहों के कॉम्बिनेशन से हम डिसाइड करते हैं कि विवाह किस दिशा में करना उत्तम होगा, किस दिशा में अधिक संभावनाएं हैं। देखिए 1 नंबर यानी मेष राशि, मेष राशि की दिशा जो है वह है पूर्व की दिशा। 2 नंबर यानी वृषभ राशि, वृषभ राशि की जो दिशा है वह है दक्षिण की दिशा। 3 नंबर यानी मिथुन की दिशा क्या होगी, पश्चिम की दिशा। 4 नंबर कर्क राशि उत्तर दिशा। 5 नंबर सिंह राशि पूर्व दिशा। 6 नंबर कन्या राशि दक्षिण की दिशा। 7 नंबर तुला राशि पश्चिम की दिशा। 8 नंबर वृश्चिक राशि उत्तर की दिशा। 9 नंबर धनु राशि पूर्व की दिशा। 10 नंबर मकर राशि दक्षिण दिशा। 11 नंबर कुंभ राशि पश्चिम की दिशा और 12 नंबर अंतिम राशि मीन उत्तर दिशा। तो हमने जाना कि राशि और ग्रहों की दिशाएं क्या हैं। इन्हीं 2 कॉम्बिनेशंस के आधार पर मैं कुछ सूत्र बताऊंगा और उन सूत्र के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि विवाह किस दिशा में करना श्रेयस्कर होगा, उत्तम होगा और किस दिशा में अधिक चांस हैं। तो आप लोग यदि यह कार्यक्रम पूरा अंत तक देखते हैं तो आप लोग भी अपनी कुंडली या किसी मित्र या किसी रिश्तेदार की कुंडली को देखने के बाद मोटा मोटा यह बिल्कुल बता सकते हैं कि किस दिशा में विवाह के लिए प्रयास किया जाए तो सफलता मिलने के चांस हैं और किस दिशा में प्रयास करेंगे तो विवाह उत्तम होगा, श्रेयस्कर होगा। साथ ही साथ में विवाह कब होगा यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं कि विवाह कब होने के चांस ज्यादा। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं नए एंगल से। देखिए किसी की भी कुंडली में सप्तम भाव जो होता है वो विवाह का भाव माना गया है और वही भाव जीवन साथी का भी माना गया है। मतलब किसी भी की भी कुंडली में अगर विवाह से संबंधित या उसके जीवन साथी से संबंधित अगर हम कोई समस्या या हम कोई जिज्ञासावश कोई प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश में है तो हमें सप्तम भाव को निश्चित देखना ही पड़ता है। ठीक, तो मैं कुछ सूत्र बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप किसी की भी कुंडली में इस सूत्र को लगाकर यह बता सकते हैं कि विवाह किस दिशा में हो सकता है या फिर कब हो सकता है। पहला, सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह बली होकर बैठा है तो उस ग्रह की जो दिशा होगी उस दिशा में विवाह होने की प्रबल संभावना है। दूसरा, सप्तमेश यानी 7वें भाव में जो राशि लिखी है उस राशि का स्वामी ग्रह सप्तमेश कहलाता है। तो सप्तमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि की दिशा यानी 7वें भाव का मालिक, मान लीजिए किसी की कुंडली में 7वें भाव में 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर जो है वह मेष राशि हुई तो सप्तमेश मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ। मंगल मान लीजिए कि उस कुंडली में बैठ गया है धनु राशि में, तो धनु राशि में बैठा है तो सप्तमेश यानी मंगल धनु में बैठा तो धनु की दिशा यानी पूर्व दिशा। तो सप्तमेश जिस राशि में बैठा है उस राशि की दिशा में विवाह होने की संभावना भी होती है। सप्तम का स्वामी ग्रह यानी सप्तमेश 7वें भाव का जो स्वामी ग्रह है वह नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी ग्रह की दिशा यानी कि 7वें भाव में मान लीजिए कि अभी हमने माना था कि 1 नंबर लिखा है मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी ग्रह नवमांश कुंडली में जब हम D9 चार्ट देखेंगे तो नवमांश कुंडली में देखेंगे कि मंगल, क्योंकि सप्तमेश है ना 1 नंबर लग्न कुंडली में सप्तमेश मंगल है, तो मंगल को हम देखेंगे कि नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा है उस राशि की जो दिशा होगी उस दिशा में भी विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। उसके बाद चौथा नियम, शुक्र से सप्तम भाव में जो राशि हो, कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, उस जिस राशि में बैठा है उस राशि से 7वें भाव में जो राशि लिखी है उस राशि की जो दिशा होगी उस दिशा में भी विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। अब हम बात करेंगे कि समय का निर्धारण कैसे करें, किस समय में विवाह होने की अधिक संभावना है। चलिए आप चाहे तो सूत्र नोट कर सकते हैं, बहुत काम आएगा ये सूत्र आपके। देखिए मोटे मोटे 7 नियम हैं। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह नवांश में जिस राशि में है उसका स्वामी ग्रह लग्न कुंडली में यदि बली होकर केंद्र में यानी 1, 4, 7 या 10वें भाव में बैठे
तो ऐसे व्यक्ति का बहुत जल्दी विवाह हो जाता है। यानी कि 16-17 से लेकर और 20-21 वर्ष की आयु के बीच में ऐसे व्यक्ति का विवाह हो जाता है। यही ग्रह यदि लग्न कुंडली में त्रिकोण भाव में बैठ जाए, यानी पंचम या नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का जो विवाह होता है वो 25 वर्ष के आसपास में हो जाता है। यानी थोड़ा सा विलंबित होता है, लेकिन फिर भी इसको हम आज के परिदृश्य में समय से ही कहेंगे कि विवाह हो गया है। दूसरा नियम, सप्तमेश व लग्नेश यदि कुंडली में बहुत पास बैठ जाए या एक साथ बैठ जाए, सप्तमेश व लग्नेश कुंडली में बहुत पास में हो या एक साथ बैठ जाए तो भी शीघ्र विवाह होने की बहुत संभावना होती है। अब क्योंकि कुंडली देखने पे पता चलेगा, अब हो सकता है कि क्रूर व पापक या अलगाव या विच्छेदन करने वाले ग्रहों की दृष्टियां भिन्न ग्रहों पर पड़ रही हो तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो यह हम बलाबल और कुंडली के विश्लेषण के बाद डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली लगभग कितना समय हो सकता है। बट मोटे मोटे जो मैं सूत्र बता रहा हूं या सूत्र जब आप किसी की कुंडली में लगाएंगे तो आपको बड़ा आनंद, बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जो पराविज्ञान है, इसको जब आप वास्तव में साकार रूप में घटित होते हुए देखेंगे तो निश्चित आनंद की प्राप्ति होती है। चलिए तीसरा सूत्र समझते हैं। सप्तमेश, सप्तम भाव में स्थित बलि ग्रह, सप्तम भाव को देखने वाला ग्रह या उसके साथ स्थित ग्रह, इसकी महादशा में, अंतरदशा में या फिर प्रत्यंतर दशा में विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। चौथा सूत्र, लग्नेश की राशि में या लग्नेश जिस नवांश राशि में है, देखिए लग्नेश की राशि यानी लग्न में जो नंबर लिखा है उस ग्रह की राशि, वो ग्रह जिस राशि में बैठा उस ग्रह की राशि में, या फिर लग्नेश यानी लग्न में जो राशि बैठी उसका स्वामी ग्रह नवमांश में जिस राशि में बैठा है, या फिर इनसे पांचवें या नवे भाव में सप्तमेश यानी कि सप्तम भाव में जो राशि हो लग्न की वो ग्रह, या फिर कारक शुक्र का गोचर कुंडली में आ जाए। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन कठिन बहुत ज्यादा नहीं। देखिए लग्नेश की राशि में गोचर हो जाए, या लग्नेश की नवांश राशि में गोचर हो जाए, या फिर इनकी राशि से पांचवें या नवे भाव में सप्तमेश यानी कि लग्न कुंडली के सातवें भाव का गोचर हो जाए, या शुक्र का गोचर हो जाए, तो भी इस स्थिति में ये ग्रह विवाह करा देते हैं। पांचवा सूत्र, सप्तमेश की राशि या सप्तमेश की नवांश राशि में हो, या फिर इससे पांचवें या नवे भाव में बृहस्पति का गोचर हो तो भी विवाह हो जाएगा। सप्तमेश की राशि यानी कि सप्तम भाव में जो राशि है, यदि उस राशि से वर्तमान में बृहस्पति संचरण कर रहे हो, या फिर सप्तमेश यानी सातवें भाव में जो राशि लिखी है उस राशि का नवांश यानी कि जो राशि लिखी है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो नवांश में जिस राशि में बैठा हो उस राशि में यदि बृहस्पति गोचर में संचरण कर रहे हो, या फिर इस राशि से पांचवें या नवे भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हो तो भी विवाह का संयोग बन जाता है। अब यदि कुंडली में बृहस्पति अच्छे और शुभ स्थिति में होंगे, बृहस्पति सप्तम से कोई युति या दृष्टि संबंध बना रहे होंगे, तो इन स्थिति में इस गोचर में विवाह होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। छठवां सूत्र, लग्नेश व सप्तमेश की राशि, अंश, कला व विकला को आपस में जोड़ लें। लग्नेश यानी लग्न में जो नंबर लिखा है उसके ग्रह, या फिर सप्तमेश यानी सप्तम में जो नंबर लिखा है उस ग्रह की, इन दोनों ग्रहों की, इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह या दोनों ग्रह की राशि जो नंबर लिखा है वो नंबर, अंश जो जितने अंशों पर हैं, जितने कला पर हैं और जितने विकला पर हैं, इनको सबको आपस में जोड़ लें, और उसके जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त हो, जो अंश प्राप्त हो, उसमें या उस राशि से पांचवें या नवे भाव में जब भी बृहस्पति गोचर करेगा विवाह की स्थितियों को निश्चित उत्पन्न कराएगा।
अब यदि यही बृहस्पति सप्तम से कोई संबंध बना रहा हो, युति या दृष्टि संबंध, तो जब यह गोचर आएगा तो विवाह की स्थितियों को और प्रबल करेगा। सातवां और अंतिम सूत्र नोट कर लीजिए, सप्तमेश से युत होने पर या उससे त्रिकोण में होने पर बृहस्पति विवाह कारक हो जाते हैं। वही बात आ गई कि सप्तमेश से युत हो, यानी कि सप्तम भाव में जो राशि है वो राशि का जो स्वामी ग्रह है उसके साथ बृहस्पति बैठे हों या आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो जब भी बृहस्पति की दशांतर दशा आएगी या बृहस्पति जब भी उस राशि में गोचर करेंगे, विवाह स्थितियों का निर्माण करेंगे, या उस राशि से पांचवें या नवे भाव में जब भी बृहस्पति गोचर में संचरण करेंगे, विवाह की स्थितियों को निर्मित करेंगे। गोचर में गुरु का सप्तमेश से संबंध या गुरु की दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा भी विवाह कारक होगी। यही बात पहले समझाई गई है। थोड़ा सा हो सकता है ये कठिन लगे उन लोगों के लिए जो लोग ज्योतिष की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते, लेकिन फिर भी मैंने सरलता के साथ समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार लगातार देखेंगे तो निश्चित आप यह विधि समझ जाएंगे कि किसी की कुंडली को देखने के बाद मैं किस प्रकार से किसी के विवाह के समय का निर्धारण करूं, और साथ ही साथ में मैं दिशा का भी ज्ञान करा दूं। फिर भी आपको लगता है कि अगर कोई टॉपिक जिस पर आपको कुछ समझना है, आप कुछ पूछना या जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अपने प्रश्न से अवगत करा सकते हैं। आपको मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा सरल और सटीक विधि के अनुरूप। एक निवेदन आपसे और, अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके पास पड़ोस में, समाज में, कोई रिश्तेदारी में कोई पीड़ित है, परेशान है, अगर उसको किसी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है और वो कोई ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, वो भी निःशुल्क, तो आप रुद्राष्ट्र विज्ञान चैनल के माध्यम से आइए, अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान हमें बताइए, हम आपकी कुंडली का फ्री में विश्लेषण करेंगे। हम आपको बताएंगे सटीक, सरल, निःशुल्क उपाय, जिससे आपको होगा 100% लाभ। क्यों? क्योंकि अब तक जितने लोगों का विश्लेषण किया गया है, लगभग उसमें से बहुत से लोगों को राहत जरूर मिली है। तो मैं विश्वास करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, और यदि प्लीज अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्लीज प्रेस कर दें। अगर आपको लगता है कि यह चैनल ज्योतिष की सेवा, आम जनमानस की सेवा के लिए समर्पित है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले फिर किसी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।